हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आज हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस और पेपर फर्स्ट है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये बीए सेकेंड ईयर के जो प्यारे विद्यार्थी हैं उनको बता देते हैं कि ये पेपर फर्स्ट का भी चैप्टर फर्स्ट है। सेकंड पेपर के तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, अभी पेपर फर्स्ट का जो फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना, पेपर फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो है। तो ध्यान रखिएगा, आज हम इसमें अपना जो पेपर है ना, ये तुलनात्मक राजनीति के ऊपर है। आपका जो ये फर्स्ट पेपर है ये तुलनात्मक राजनीति के ऊपर ही है। तुलनात्मक राजनीति का जब हम स्टार्टिंग समझेंगे तो एंड भी समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप कॉलेज की जो पॉलिटिकल की कंटिन्यू क्लास चाहते हैं या जितने भी गवर्नमेंट अपडेट एग्जाम या और कॉलेज से जुड़ी हर वो चीज़ अपडेट अगर आपको टच में रहना उससे, तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये एक क्वालिटी चैनल है। तो हम प्रयास यही करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा यहाँ पे नॉलेज मिले। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसा कि आपने यहाँ पे थंबनेल में भी देख लिया होगा कि तुलनात्मक राजनीति, जिसके हम 2 पार्ट देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो इसलिए। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अर्थ, प्रकृति और महत्व के बारे में। विषय क्षेत्र हैं वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो तुलनात्मक राजनीति है क्या, ठीक है ना। तो इस बारे में ये एक डेफिनेशन है जो शायद आपको नोट करना है, क्योंकि जब आप बड़ा प्रश्न कोई आता है तो एक डेफिनेशन परिभाषा याद होनी चाहिए। तो जैसा कि एडवर्ड ए फ्रीमैन ने लिखा है, तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक संस्थाओं और सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण में, यानी कंपैरिजन, कंपैरेटिव। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पेपर बहुत ईजी होने वाला है। सिर्फ आपको थोड़ा सा तसल्ली से ये ध्यान देना है कि इसमें हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे। ये जो पेपर है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। हम विभिन्न देशों के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या शासन व्यवस्थाएं, संस्थाएं, उनके प्रकार, प्रक्रियाओं में क्या फ़र्क है, क्यों भारत की अलग व्यवस्था है, ब्रिटेन की अलग व्यवस्था है, उनकी क्या तुलना है, और तुलनात्मक रूप में ये हम विचार जानने वाले। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि तुलनात्मक राजनीति में हम संस्थाओं का, सरकारों का विविध उनके अलग अलग टाइप्स जो होते हैं उनका तुलनात्मक विवेचन करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो ये एक परिभाषा दी है एडवर्ड फ्रीमैन ने कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो शुरुआत में हम देख लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है, और डेफिनेशन तो वैसे मैंने ये एक आध दे दी है। अब अर्थ क्या है, अर्थ सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। अब तुलना किस में होती है, जो बराबर वाले होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ की एक सरकार है, ठीक है ना। अब ये सरकार, ये देश है, ये देश की एक सरकार है, उसकी हम तुलना करेंगे बी देश के सरकार से, ठीक है। फिर इसके अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की हम तुलना करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इनके संस्थाओं के भी प्रकार होते हैं, या इनकी जो प्रक्रिया हैं, या इनके व्यवहार हैं, ये कि ये कंपैरिजन हम करेंगे यहाँ पर। तो ये होता है तुलना। और ये तुलना हम किस पर्पज़ में करेंगे, ये तुलना हम करेंगे एज अ राजनीतिक उद्देश्यों के वजह पे करेंगे। एक राजनीतिक मकसद से हम एक तुलना करेंगे। तो यही यहाँ का मीन्स कहता है कि तुलनात्मक राजनीति हमें एक बेहतर और बढ़िया राजनीति व्यवस्थाओं में, प्रकारों में ज्ञान प्रदान करता है। जैसे अगर आप बात कर लें, एक अच्छा सा फ़ोन खरीदने जाते हैं तो डेफिनेटली आप 2 से 4 फ़ोन को कंपेयर करते हैं, उनकी भले स्टोरेज हो, कैपेसिटी हो, क्लैरिटी हो, पैसे हो। तो आप कंपेयर करने के बाद बढ़िया ऑप्शन चूज करते हैं। तो कंपेयर क्यों करते हैं ये समझ गए होंगे। तो राजनीति में भी हम तुलनात्मक अध्ययन को शामिल करते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन को हम किस पर्पज़ में और किन किन तत्वों पर निर्भर करके तुलनात्मक राजनीति को आगे पढ़ें वो आपको समझना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब जैसे कि कुछ बातें हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो राजनीति विज्ञान में वर्षों से, यानी काफ़ी टाइम पहले से ही परंपरागत अवधारणाएं जैसे राज्य, सरकार, कानून, सत्ता के स्थान पर नई अवधारणा को अप्रिय माना गया था। यानी शुरुआत में क्या था, जब हम राजनीति विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत में क्या होता था कि एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार के साथ तुलना की जाती थी।
बस यहाँ तक की तुलना होती थी। लेकिन वर्तमान में हमारा तुलना का जो दृष्टिकोण वो कितना बढ़ गया। देखो, सरकार, सरकार की संस्था, सरकार के प्रकार, प्रक्रिया और उस देश के लोगों के राजनीति के प्रति व्यवहार कैसे हैं वो भी हम इस तुलनात्मक राजनीति में जान रहे हैं। तो वर्तमान दृष्टिकोण काफ़ी विस्तृत हो गया है। जब आप इसको समझें तभी तो बहुत अच्छे से लिखेंगे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम आगे और देखें तो राजनीति व्यवस्था से संबंधित प्रक्रियाओं में विभिन्न स्तरों पर तुलना होती है और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन ही समझा रहा हूँ कि राजनीति में ये तुलनात्मक अध्ययन क्यों किया जाता है और किन किन तत्वों की तुलना होती है और ये तत्व कितने इंपॉर्टेंट है। पहले उन तत्वों की किस आधार पर तुलना होती थी और वर्तमान में किस आधार पर तुलना होती है, वो आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरह से राजनीति व्यवहार संबंधी सिद्धांत निर्माण के लक्ष्य से युक्त शास्त्र को तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। तो इन तुलनाओं के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इन तुलनाओं के जरिए हम एक अच्छी राजनीति विज्ञान का निर्माण, उनके सिद्धांतों का निर्माण और राजनीति को और अधिक विज्ञान बना सकते हैं। ये तो एक है, क्योंकि हम तुलना पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी तो राजनीतिक सिद्धांत अच्छे से बन सकते हैं, राजनीति और अधिक परिष्कृत वैज्ञानिक का रूप भी धारण कर सकती है। तो इसी को लेकर एडवर्ड फ्री मैम ने ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है और मैं तो चाहता हूँ आप इस डेफिनेशन को याद करें, क्योंकि एक आध परिभाषा है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक और मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ, तो शायद आप ओरली नोट कर लीजिए। जैसा कि आप ध्यान दें तो रॉबर्ट्स के ने तुलनात्मक रूप में अपने शब्द दिए हैं कि तुलनात्मक सरकार राज्यों, उसकी संस्थाओं व सरकार के कार्यों का अध्ययन है। समझ में आ गया होगा। किसने कहा? के रॉबर्ट्स ने कहा है कि तुलनात्मक सरकारों, राज्यों, उनकी संस्थाओं और सरकार के कार्यों का अध्ययन है वो तुलनात्मक राजनीति में होता है। इस तरह से तुलनात्मक राजनीति अपने आप में काफ़ी व्यवस्थित और विस्तृत हो जाती है। तुलनात्मक राजनीति में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ कन्फ्यूज़न या कहें ना कि कुछ विचार है वो भ्रामक लगते हैं। क्यों? कि हम ये सोचते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर तुलना किसकी होती है, तुलना शासन की करें या कुछ पॉइंट दिए हैं तुलना किसकी तरह करें, पद्धति की करें या उनका विश्लेषण करें। तो ये सभी तुलना के तौर पे काउंट होते हैं। तुलनात्मक राजनीति में शासन की भी तुलना होती है, पद्धति की भी होती है, उनका फिर विश्लेषण होता है। तो कन्फ्यूजन तो नहीं होना, यानी बिल्कुल सीधी सी बात लिखी हुई है तो कन्फ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। जैसा कि यदि मैं कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप समय दे रहे हैं ना तो इस चैनल से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट नोट करना जरूरी होता है। पॉलिटिकल में नोट्स, पॉइंट नोट अति उत्तम, सर्वोत्तम बहुत अच्छी विधि होती है। तो तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक सरकार का अपर्याय समझ लिया जाता है। जैसे अगर आपको शुरुआत में मैं समझाऊं तो आपको सिर्फ यही समझ में आएगा कि तुलना किसकी हो रही है, दो सरकार के मध्य तुलना हो रही है, उनकी संस्था की तुलना हो रही है, ये तो तुलनात्मक राजनीति है। लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं है। तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है कि दो समांतर स्तर की व्यवस्थाओं में उनके प्रकार के साथ, उनकी संस्थाओं के साथ उनके विचार और लोगों के उन संस्था से जुड़े व्यवहार की भी तुलना करनी है, उनका विश्लेषण करना है। तो तुलनात्मक राजनीति अपने आप में काफ़ी व्यापक हो जाती है। तो सिर्फ यही ना समझें कि दो राज्य की सरकारों की तुलना करनी है और ये राजनीतिक तुलना है, ये पूरा अर्थ नहीं होता। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करी है, तो आप शायद नोट कर चुके होंगे। आगे देखते हैं तो तुलनात्मक विश्लेषण क्या है। अब जैसे अभी तक मैं आपको समझा रहा था ना, ये अभी तक मैंने अर्थ और परिभाषा आपको समझा दी है, एक आध परिभाषा लिख दी है। अब तुलनात्मक विश्लेषण क्या है, तुलनात्मक विश्लेषण क्या है, क्योंकि देखो एक शब्द आया है। अब तुलनात्मक विश्लेषण के बारे में आप समझ लीजिए कि जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसमें विश्लेषण किस तरह से किया जाता है या विश्लेषण क्या होता है वो आपको समझना है। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिएगा ताकि आपको ईजी रहे। तुलनात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण। अब क्या है तुलनात्मक विश्लेषण, समझ लीजिए। तो किसी भी वैज्ञानिक गतिविधि का ये एक अंग होता है विश्लेषण। कोई भी अगर मेथड है तो इसमें ये इसका अंग है। राजविज्ञान में इसके माध्यम से विभिन्न राजनीतिक घटनाओं का एक व्यवस्थित रूप में अध्ययन या उसकी व्याख्या करने के काम आता है। विश्लेषण क्या होता है, जो कोई भी राजनीतिक अगर घटना या कोई परिस्थिति है उसको व्यवस्थित रूप में व्याख्या करने को ही विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं?
विश्लेषण कहते हैं। तो अब ये आपको समझना है। तो हम तुलनात्मक राजनीति में किनका विश्लेषण करते हैं या क्या चीज़ें जो जरूरी होती है, तो पहली तो है तुलनात्मक पद्धति। विश्लेषण किसके जरिए होता है? विश्लेषण होता है तुलनात्मक पद्धति के जरिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस विश्लेषण में शामिल होता है तुलनात्मक राजनीति। ये चीज़ें विश्लेषण में काउंट होती है। विश्लेषण में तुलनात्मक पद्धति यानी किस पद्धति के जरिए तुलना की जा रही है, और ये तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि हमारा जो परिप्रेक्ष्य जो उद्देश्य है इस तुलना का वो राजनीतिक रूप में होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर समझनी है कि तुलनात्मक विश्लेषण का ही ये पर्याय है कि तुलनात्मक पद्धति इसमें शामिल है। कभी कभी इसे केस स्टडी भी कहते हैं। किसी चीज़ को हमें समझना होता है तो अगर हम कंपैरेटिव में समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम केस स्टडीज़ को ही समझ रहे होते हैं, तो तुलनात्मक पद्धति में काउंट होती है। और इस तरह से जब आप दो मेथड को कंपैरिजन में पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। और तुलनात्मक राजनीति तो आपको बता ही दिया है कि हम किसी देश की दूसरे देश के साथ उनके राजनीतिक उद्देश्यों से उनके विभिन्न प्रकारों, आधारों, संस्थाओं और उनके विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक राजनीति में काउंट होता है। अब जैसा कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णताओं से है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, संपूर्ण व्यवहार से। तो तुलनात्मक राजनीति में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, क्योंकि कोई ये तो कहते ही है कि हम राज्य, सरकार या उनके अंक की तुलना करते हैं। ये शॉर्ट सीमित अर्थ है, ये पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में क्या है कि हम राजनीति तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इस तरह से ये चीज़ इसमें काउंट होती है और ये आपको मिस नहीं करना है। अब इस चीज़ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि एडवर्ड ए फ्रीमैन ने भी तुलनात्मक राजनीति के बारे में विशेष तौर से बताया है, और जी.के. रॉबर्ट्स ने भी तुलनात्मक राजनीति के बृहत्तर क्षेत्र, यानी उसने कहा है कि राजनीति का क्षेत्र सिर्फ इतना ही नहीं है, राजनीति का जो तुलनात्मक क्षेत्र है वो अपने आप में काफ़ी व्यापक हो जाता है। और इस तरह से आमंड और पॉवेल की बातों को हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये आप नोट कर दीजिएगा। आमंड ए पॉवेल, ये चीज़ें आपको नोट करना और समझना है। उन्होंने तुलनात्मक राजनीति के बारे में बात करें तो उन्होंने तुलनात्मक राजनीति के 3 तत्व बताए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आप नोट कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप इसको मोस्ट मान लें। आमंड और पॉवेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के कितने तत्व हैं, ऐसा प्रश्न आएगा। आमंड एंड पॉवेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के कितने तत्व हैं, या ये कौन से तत्व हैं, या ऐसा समझना आपको कि आमंड एंड पॉवेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का क्या क्या क्षेत्र है, किस क्षेत्र को उसने एज ए तुलनात्मक राजनीति के अंदर काउंट किया है। नोट कर लीजिएगा। पहला, पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की संस्थाओं का विश्लेषण। पहला तो ये कह रहा है कि हम तुलनात्मक राजनीति में पश्चिमी और गैर पश्चिमी जो देश है उनकी जो संस्थाएं होती है ना, उन संस्थाओं का हम विश्लेषण करते हैं। पहला तो तुलनात्मक राजनीति के जो तत्व काउंट करते हैं, तो पहला तत्व आमंड पॉवेल ने ये बताया है। दूसरा नोट कर दीजिएगा, राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन। नोट करना साथ साथ में। दूसरा हम क्या करते हैं कि जितनी भी राजनीतिक संस्था है ना, जब हम तुलना कर रहे हैं तो उसका क्रमबद्ध अध्ययन भी होना चाहिए। क्रमबद्ध अध्ययन से एक व्यवस्थित दिशा मार्गदर्शन मिलता है। तो ये इसका दूसरा तत्व है। और तीसरे तत्व में आमंड एंड पॉवेल कहता है कि तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना।
और ये इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट, ये तत्व काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या का सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो भी हम सिद्धांत को समझ रहे हैं उनका वापस क्या करना है, उनमें संबंध स्थापित करना है। क्योंकि हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं जिससे सिद्धांत भी निर्मित होते हैं। तो हम जब पढ़ ही रहे हैं तो उनके जो राजनीतिक के सिद्धांत है ना, उसका एक दूसरे से संबंध स्थापित करना है तुलना करते हुए। तो ये बात कही है आमंड एंड पॉवेल ने। तुलनात्मक राजनीति के अंदर आमंड एंड पॉवेल ने 3 तत्वों के बारे में बात करी है। तो क्या ये चीज़ें समझ में आ गई? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, या जैसे भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो आपको मिस नहीं करना है। अब बात आती है जो अपन समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि ये तुलनात्मक जो राजनीति है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसके 2 दृष्टिकोण होते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाई देता हूँ लिख के, ताकि आपको ईजी रहेगा, नोट्स किया हुआ है। तो ध्यान रखिए कि तुलनात्मक राजनीति के विषय में, यानी जो हम पढ़ते हैं, तो इसके सब्जेक्ट के अंतर्गत आदर्शात्मक आयामों की श्रृंखलाओं से हम मुक्त करते हुए कहें तो के परिणाम स्वरूप हम राजनीति न केवल राज्य सरकार का बल्कि सत्ता और शक्ति के प्रयोग का भी अध्ययन करते हैं। तो सिंपल सी बात अब हो गई कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, तो ये नहीं कहना है कि हम विभिन्न देशों की संस्था की सरकार और उनकी संस्थाओं की तुलना करते हैं। नहीं, वर्तमान में हम तुलनात्मक राजनीति की अंतर्गत विभिन्न देशों की संस्थाओं के साथ साथ उनके व्यवहार, उनके सत्ता के प्रकार, समझ में आ रहा है ना, और शक्ति की तुलना करते हैं, उनके व्यवहार उनसे जुड़े हुए उनकी तुलना करते हैं। तो यही परिपूर्ण रूप में तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत काउंट होता है। अब तुलनात्मक राजनीति को हम ये पढ़ रहे हैं, तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन शुरू क्यों हुआ, क्या कारण थे कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन शुरू हुआ, तो वो पॉइंट हम देखते हैं। तुलनात्मक ओके, अब ये पॉइंट आपको शायद इजीली समझ में आ जाएगा। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के शुरुआत के क्या कारण हैं, यानी हम तुलनात्मक राजनीति को अभी पढ़ रहे हैं, तो ये तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत किन कारणों से हुई, किन कारणों से हमें तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को शुरू करना पड़ा, ऐसी क्या वजह थी कि हमें अध्ययन को एक तुलनात्मक रूप में करना पड़ा। तो पहला पॉइंट नोट कर दीजिए। पहला पॉइंट आप ही दिया हुआ है कि संवैधानिक पारंपरिक, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ दी हुई है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि पारस्परिक व्यवस्था क्षेत्रीय सीमा में आबंध, यानी इस पॉइंट को थोड़ा समझिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। पहला पॉइंट कि होता क्या था कि शुरुआत में जब तुलना करने की ज़रूरत पड़ी, या ऐसा लगा कि जब हम अध्ययन करने लगे तो जो बड़े बड़े देश होते थे ना, उनके बारे में ही ज़्यादातर पढ़ा जाता था और यही कहा जाता था कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है। लेकिन अगर हम देखें तो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था अपने पिछड़े हुए, जैसे बांग्लादेश को कहें, भारत को कहें, या और कोई देश को कहें, उन दोनों की राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी भिन्न होती है। लेकिन शुरुआत में क्या होता था, शुरुआत में सिर्फ वो प्रभावशाली देशों का ही अध्ययन किया जाता, उनकी ही राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन हुआ करता था, उनके ही विचारों का अध्ययन होता था। इसलिए शुरुआत में जो राजनीति का क्षेत्र था वो कम था। लेकिन जब धीरे धीरे
विभिन्न देशों का या विभिन्न देशों की संस्थाओं का, उनके आदर्शों का, उनके विचारों का जब अध्ययन होने लगा तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र भी विस्तृत हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि विस्तृत अध्ययन क्षेत्र की कमी थी, क्योंकि कुछ ही क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता था, तो सभी को शामिल कर दिया गया। तो इस हिसाब से ये अध्ययन तुलनात्मक हो गया, क्योंकि हम जैसे अमेरिका को भी समझना है, भारत को भी राजनीतिक शास्त्र को समझना है, तो हमें तुलना करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें अपना अध्ययन क्षेत्र को तुलनात्मक रूप में बनाना पड़ेगा। दूसरा ध्यान रखिए, दूसरी समस्या या दूसरा कारण था इसको तो कंपैरेटिव अध्ययन करने का, वो था समरूपक अध्ययन। मतलब ये था कि हम जितनी भी चीज़ों को हम पढ़ रहे थे उसमें क्या करते थे, सब में कॉमन चीज़ें देखते थे, या कॉमन ही होता था कि हाँ ये फलानी व्यवस्था है, इधर ये भी व्यवस्था है। तो हम विभिन्न देशों के साथ उनके अध्ययनों को एक समरूपता के रूप में देखते थे, एक रूपता के रूप में, समानता के रूप में देखते। तो ये कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता है। तुलनात्मक अध्ययन में हम समानता के साथ विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, और वो चीज़ अध्ययन करते हैं जो एक तुलनात्मक अध्ययन को पूर्ण बनाती है। तो शुरुआत में समरूपता की वजह से हमें अध्ययन को कैसा करना पड़ा, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ा, ताकि हम समानताओं से हट के कुछ विविधताएं और विभिन्नताओं को भी अध्ययन में शामिल कर सके। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरे पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि औपचारिक या पारस्परिक तुलना या हम कहें संवैधानिक अध्ययन की तीसरी कमी, संवैधानिक अध्ययन। बिल्कुल, हम तुलना तो कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिक आधार नहीं है। क्या नहीं है, लॉजिक आधार नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अध्ययन को एज ए संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज़ करना है। हमें अध्ययन को एक संवैधानिक अध्ययन बनाना है, लॉजिक ऐसे नहीं उठपटांग हमने तुलना कर दी जिसका कोई लॉजिक लिए ना कोई आधार है, ना कुछ कहने वाला है, ना करने वाला है। तो ऐसा तुलनात्मक अध्ययन किस काम का जो किसी दूसरों के काम भी ना आए। हमारा अध्ययन एक संवैधानिक तौर पर होना चाहिए कि उस देश की संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन करें उस देश के साथ। तो हमारा जो तुलनात्मक अध्ययन है बस संविधान को भी शामिल करना होता है, क्योंकि हर देश का जो शासन व्यवस्था है ना कहीं संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। तो हमने तुलनात्मक अध्ययन में उस संविधान के अध्ययन को भी शामिल किया कि फलाने देश की सरकार को समझना है तो उसके संविधान को समझिए और फिर इस देश के संविधान को समझ दी, वो परिस्थिति और इस परिस्थिति को काउंट करना है, तभी तुलनात्मक अध्ययन होगा। और तुलनात्मक अध्ययन जब हमें, यानी हम जब पढ़ने लगे, हमें जब जानने को लगा, तो हम जब कुछ देशों के बारे में समझने लगे तो हमें उनका संवैधानिक अध्ययन भी करना पड़ा। जब हम 2 से ज़्यादा देशों के संवैधानिक अध्ययन को करने लगे तभी यह तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत होती है। तो ये 3 कारण है जिसे राजनीतिक अध्ययन को एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में शुरुआत होने का मौका मिला। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे और ये आपके लिए शायद आज सफिशिएंट होगा। आने वाले वीडियो में हम इसका विषय क्षेत्र और इसका महत्व, तुलनात्मक अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए वो जानेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या चीज़ समझ में नहीं आई आप वो भी मुझे बताइएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको और कौन से वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है ना, मिलेंगे दोबारा इसी तरह से अच्छे लेसन, अच्छी स्टडी के साथ, ताकि वो आपके लिए यूजफुल रहे। तब तक के इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ने वाला है। इंस्टा पे उंगली घुमाते वो काम नहीं आएगी, पढ़ा हुआ ज़रूर काम आएगा, ये आप ध्यान रखिए। तो शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।